तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि हमने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन बच्चों का लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो कुछ एनर्जी चेंज होगा, ठीक है। और हमें पता है अगर एनर्जी चेंज होगा बेटा, राइट, ठीक है, तो उसके साथ में क्या होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, या अगर नीचे से ऊपर जा रहा है बेटा तो एनर्जी का गेन हो रहा होगा, हम एनर्जी दे रहे हो। तो एनर्जी का जो देना या रिलीज होना या एब्जॉर्ब होना बेटा, दैट विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्योंकि हमें पता है अगर एनर्जी जो रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है दैट कैन बी डन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है बेटा, ठीक है ना, राइट, वो किसकी, जो उसकी एनर्जी होती है किसके उसमें होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोन बेटा, क्योंकि वो क्या है, एनर्जी पार्टिकल है। तो एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है E इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाय क्या बेटा, लैम्डा। तो कहने का ये मतलब बेटा जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, और एनर्जी का जो लॉस होगा वो इन टर्म्स ऑफ क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या हम कह दें क्या होगा, उसकी जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ फोटोन, या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है उसी को क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन भी कहते हैं। और एनर्जी ऑफ फोटोन बच्चों क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा। सो दिस मीन्स ये जो डेल्टा ई होगा बेटा, एनर्जी गेन या लॉस होगा, इसका हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो एनर्जी गेन या लॉस होगा दैट विल लॉस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ क्या बेटा, फोटोन, ठीक है, राइट। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है बेटा, एच सी बाय लैम्डा। सो दिस मीन्स इस डेल्टा ई को मैं क्या लिखूंगा, एच सी बाय लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस क्या बेटा 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, राइट। सो हमें क्या निकालना है बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो जब क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे मूव कर रहा है तो कुछ एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है ना, राइट, इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा, फोटोन। और इस फोटोन का हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो ये जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ फोटोन, ठीक है ना, उसकी एनर्जी क्या होती है, एच सी बाय लैम्डा। तो ये जो लैम्डा दैट इज क्या है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटोन, और लैम्डा ऑफ क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटा क्या, रेडिएशन। तो दिस मींस क्या होगा, एच सी को हम अगर नीचे भेज देते हैं बेटा तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा, 2.18 10 टू द पावर क्या बच्चों, -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन कितना, एच सी। और यहाँ क्या आएगा बेटा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1 कितना बेटा, n2 का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से देखें बेटा 2.18 10 टू द पावर -18 कांस्टेंट है, और एच भी कांस्टेंट है, और क्या है, सी भी कांस्टेंट है। इसमें इसके जगह पे हम एक और कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है 1.09677। कितनी आती है, 1.09677, ठीक है। और यहाँ क्या बचा बेटा, जेड स्क्वायर बचा, और जेड स्क्वायर बचा, और यहाँ क्या है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर है बेटा। और इस कांस्टेंट को जो ये आया हुआ है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम आज से आर एच बेटा, क्या बोलेंगे, आर एच, इस कांस्टेंट का नाम है बेटा। और इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ये बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हुई बेटा, 1.09677 बेटा। और यूनिट जो होगी, यहाँ पे यूनिट क्या है, 1/लैम्डा है बेटा। तो लैम्डा की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट। तो 1/लैम्डा की क्या होगी, पर यूनिट, पर डिस्टेंस की यूनिट होगी बेटा। तो यहाँ पे जो यूनिट आती है 1/लैम्डा की, ये पर मीटर आता है बेटा। कितना आता है, मीटर इनवर्स बेटा। क्या है, मीटर इनवर्स बेटा। गुड आफ्टरनून भूमिक बेटा, ठीक है, राइट। तो आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो जो यूनिट है बेटा इसकी, वो क्या है, मीटर इनवर्स बेटा। क्या है, मीटर इनवर्स।
तो जो आर एच है बेटा, आर एच इज इक्वल टू 1.09667 क्या है, ये आर एच है बेटा, ठीक है राइट, इंटू 10⁻7 भी होता है बेटा, हाँ लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंटू 10⁻7 बच्चों लिखना है, कितना है 1 by lambda is equal to 1.0967 इंटू 10⁻, क्या बेटा 7, और यहाँ z स्क्वायर होगा, इसको हम क्या कहेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट बेटा, इंटू 10⁻7, और जो यूनिट है बेटा इसकी पर मीटर यूनिट है, क्या है पर मीटर यूनिट है रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, जो अभी आप अभी ने जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है बेटा, राइट, ठीक है बेटा, राइट। तो क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऊपर से नीचे मूव करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है नीचे से ऊपर जाता है तो एब्जॉर्ब होता है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है। तो एनर्जी जो रिलीज होती है बेटा वो इन टर्म्स ऑफ क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, hc/λ। तो ये कल हमने कल इसको डिडक्ट किया था बेटा, कि डेल्टा इज इक्वल टू 2.1 10⁻⁻8 z स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो दिस मींस क्या करा, इस डेल्टा ई को मैंने hc/λ लिख दिया, hc को डिनोमिनेटर में लेके बेटा, तो इसको जब सॉल्व किया तो एक और वैल्यू आई हमारे पास 1.0967, ठीक है राइट, 10⁻7 इंटू क्या बेटा z स्क्वायर, ठीक है राइट, और वो तो वैसे ही रहेगा 1/n1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर बेटा। यूनिट याद रखना बेटा, यहाँ पे यूनिट जो आएगी वो क्या होगा पर मीटर स्क्वायर आएगा, मतलब आर एच की यूनिट जो है वो मीटर मीटर इनवर्स है, और वैल्यू कितनी है 1.09667 10⁻, कितना बेटा 7, ठीक है राइट। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे बेटा, तो कैलकुलेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू मेक इट 1.1, क्या यूज करें ना 1.1 इंटू 10⁻7 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है राइट। सो फॉर कैलकुलेशन 1.09 लेने की जरूरत नहीं है, मेक इट कितना है बेटा 1.1 से भी आपका आंसर आ जाए। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर ये जो HC की वैल्यू आपने 2.5 इंटू 10⁻⁻25 ली है। सॉरी क्या कह रहे, दोबारा बोलिए। सर जो HC है हाँ उसकी वैल्यू आपने जूल में ली है, इलेक्ट्रॉन जूल में लिया बेटा, तभी मैंने यहाँ पे इसकी यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट बेटा जूल में था, ये वाला जो फॉर्मूला था वो जूल में था कि नहीं था बेटा बताइए, ठीक है। तो इसका मतलब जो एच की वैल्यू ले रखी होगी मैंने 6.6 इंटू 10⁻⁻⁻, माइनस 34, ये भी जूल में होता है बेटा, और जो सी लिया होगा वो मीटर में आ रहा है आंसर, तो दिस मीन्स हमने क्या लिया होगा 3 इंटू 10⁻, क्या है 8 लिया होगा बेटा मीटर पर सेकंड, तो जूल में है बेटा, इसीलिए मैंने 3.13.6 वाला फॉर्मूला नहीं लिया है, मैंने कौन सा लिया था 2.18 वाला लिखा है, क्योंकि हमें पता है जो एच की जो यूनिट होती है वो जूल में होती है, तो डेफिनेटली मुझे ये भी किस में लेना था, जूल में लेना था, और इसीलिए बेटा यहाँ पे मीटर नीचे डिनोमिनेटर मीटर आ रहा है बेटा, इसीलिए क्या हो रहा है आपका जो यूनिट भी आ रहा है वो किस में आ रहा है, मीटर इनवर्स में आ रहा है, किस में आ रहा है मीटर इनवर्स में आ रहा है। क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। तो क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, ठीक है ना राइट, तो एनर्जी रिलीज होगी, नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी क्या करेंगे हम देंगे, तो एनर्जी कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ फोटोन, और एनर्जी कैन बी रिलीज इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा फोटोन। एनर्जी जो रिलीज होगी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना राइट। तो वो जो फोटोन है जो हम एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में मूव करने के लिए,
या जब क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जो फोटोन रिलीज हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, तो उसका जो क्या है फॉर्मूला क्या होगा बेटा, उसकी जो वेवलेंथ होगी 1/λ इज इक्वल टू इतना। बट क्या होता है जब क्वेश्चन जब आता है बेटा, वहां पे क्या होता है, ये वाली वैल्यू नहीं लिखता, वो सीधे सीधे हमें ऐसे लिखना पड़ता है, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू, इसकी जगह सीधे क्या लिखते हैं आर एच, क्या लिखते हैं आर एच। तो वो आंसर हमें बहुत बार टर्म्स किसके टर्म्स में पूछता है, आर एच के टर्म्स में पूछता है, वो कैलकुलेशन नहीं करवाता, तो वो बिकम इजी हो जाता है क्योंकि आंसर किसके टर्म्स में पूछता है, सिर्फ आर एच के टर्म्स। तो नो नीड टू पुट द वैल्यू, सिर्फ सीधे क्या लिखा रहेगा आर एच लिखा रहेगा, और यहाँ क्या लिखा रहेगा जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये ज्यादा यूज होता है बेटा जो मैंने अभी लिखा हुआ है, क्योंकि लैम्डा विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा, आर एच के टर्म्स में गिवन होगा, किसके टर्म्स में गिवन होगा, आर एच के टर्म्स। क्लियर है बेटा। सो लास्ट फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हम अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करेंगे आज या कल, तो वहां पे इस फॉर्मूले की हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। 1/λ इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर है बेटा, राइट। और अगर वेवलेंथ आ गई बेटा तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, ठीक है राइट। तो वो फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है फोटोन की, हमने वेवलेंथ निकाल लिया तो फोटोन की क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, राइट। क्योंकि हमें पता है सी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, न्यू इनटू कितना लैम्डा, तो लैम्डा अगर आ गया तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यू भी मिल जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। क्लियर है बेटा, राइट। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला यहीं पे लिखा हुआ है आपके सामने, तो क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, लिखिए बेटा फॉर्मूला, सॉरी क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी and wavelength of photon, calculate the frequency and wavelength of photon emitted by transition from n equal to 5, calculate the frequency and wavelength of photon emitted by transition from n equal to 5 to n equal to 2, from n equal to 5 to n equal to 2 in hydrogen atom बेटा। तो इन हाइड्रोजन एटम, जिन बच्चों ने बेटा अभी ज्वाइन किया है, ठीक है राइट, तो मैं जस्ट, अब बाकी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मानसू अभय, सर राइट। आर फॉर्म में बताना है। हाँ जी, ना ना आर एच के टर्म्स में नहीं बताना है बेटा, वैल्यू निकालनी है इसकी, पूछा वैल्यू पूछा हुआ बेटा, हाँ? तो टेक इट 1.1 10⁻⁷ बेटा, हाँ? ठीक है, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया बेटा मैं उनको बता रहा हूँ, राइट। जब कभी भी बेटा इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हाइयर ऑर्बिट में जाएगा या हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो कुछ एनर्जी चेंज था बेटा, वो कल लिखा था 2.1 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बेटा, क्या लिखा था 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और जो डेल्टा ई होता है बेटा, हमने पहले देखा था प्लैंक क्वांटम थ्योरी में कि जो डेल्टा ई होता है बेटा वो क्या होता है बच्चों, एच सी बाय लैम्डा, क्या होता है एच सी बाय लैम्डा। तो ये क्या हो गया 2.18 10⁻18 और ऐसे ही रहेगा बेटा -18। तो हमें क्या करना है, वेवलेंथ निकालना था, राइट। तो एच सी नीचे चला गया बेटा, तो 1 जब लैम्डा को जब सॉल्व करते हैं बेटा तो फॉर्मूला आता है 1.1 10⁻7 कितना 1/n1 स्क्वायर माइनस 1 कितना बेटा n2 स्क्वायर, कितना आता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है राइट। तो आपको n1 और n2 गिवन है बच्चों, राइट। इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में क्या था, n1 हमें कितना गिवन था बेटा, या एक n कितना था 5 और एक n कितना था बेटा 2। तो मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि जो n1 आपको लेना है हमेशा कौन सा लेना है, छोटा लेना था, क्या लेना था, स्मॉलर लेना था। So तो हमारा n1 क्या बनेगा 2 और n2 क्या बनेगा बेटा 5। हाँ जी बेटा, इंटू जेड स्क्वायर था बेटा, हाँ इंटू यहाँ पे क्या था जेड स्क्वायर, सही कह रहे कनन, हाँ जी बेटा बोलिए।
क्योंकि बेटा तब नेगेटिव हो जाएगा और वेवलेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी बेटा। नहीं तो नेगेटिव हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप नेगेटिव हटा दीजिए। बट मैंने पहले ही बोला बेटा, मेक अ थंब रूल, हाँ ठीक है ना, n1 को हमेशा छोटा लीजिए, n2 को हमेशा क्या लीजिए बेटा, बड़ा लीजिए, अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप आ जाएगा, ठीक है राइट। और वेवलेंथ के टर्म्स में नेगेटिव कभी भी नहीं होगा बेटा, वेवलेंथ इज ऑलवेज बेटा पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। 23.1 into 10 raised to power 5. कितना आ रहा है बेटा, 23.1 into 10 raised to power 5. ओके कितना आ रहा है भाई, Sir, 0.04 into 10 raised to minus 5. 0.04 04 10 to the power minus 5. -5। चलिए बेटा, हाँ तो करके देखते हैं इसको। तो फॉर्मूला लगाना है बेटा सिर्फ, ठीक है राइट, बाकी तो कैलकुलेशन है इसमें। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं बेटा तो 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है, 1.1 इंटू 10 टू द पावर बेटा 7। जेड की वैल्यू कितनी थी बेटा, 1, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन था और यहाँ लिखना था एक 2 और 5 था बेटा। तो हमेशा n1 को हमेशा छोटा लेना है बेटा, तो ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस कितना बेटा 5 का स्क्वायर कितना 25। तो 1/λ इज इक्वल टू कितना बेटा 1.1 10 टू द पावर 7। यहाँ कितना हो गया बेटा 100 हो गया ये तो, ठीक है ना, और ऊपर कितना हो गया बेटा 19, सॉरी 21, कितना हो गया 21 बेटा। क्लियर है राइट, कोई डाउट बेटा यहाँ तक, राइट ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, जब आप इसको लैम्डा लिखेंगे बेटा तो 100 तो ऊपर चला गया, नीचे हो गया 21 इंटू 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7 ऊपर लेके चले गए। क्लियर है बेटा राइट। तो कोई कैलकुलेट करके बताएगा बच्चों कितना आ रहा है ये, 100/21 को मल्टीप्लाई करें बेटा पहले 2.1 से, फिर ये 23.1 आएगा, तो 21 100 इंटू 10 टू द पावर -7, ये कितना आ रहा है बेटा 21 इंटू 1.1 Sir, 23.1. 23.1। और आप डिवाइड करके बताइए बेटा कितना आ रहा है, 100 डिवाइड बाय 23.1 बेटा बताइए फटाफट कितना आ रहा है, 4.32 इंटू 10 टू द पावर कितना बेटा -7। और यूनिट क्या आएगी बेटा, अब यूनिट क्या आएगी मीटर, कितना आएगा मीटर, क्योंकि 1/λ की यूनिट क्या थी मीटर, मीटर इनवर्स था, तो लैम्डा की यूनिट क्या आएगी मीटर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 433 इंटू 10 टू द पावर -9 लिख सकते हैं बच्चों, 433 इंटू 10 टू द पावर -9 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया बेटा मीटर हो गया, और -9 मीटर कितना होता है बेटा नैनोमीटर, कितना होता है नैनोमीटर। तो लैम्डा का जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 433 नैनोमीटर। हाँ जी बेटा, कहीं पे गड़बड़ की होगा बेटा, कहीं पे गड़बड़ होगा। क्या किसी का आंसर मैच कर रहा है बेटा मेरे आंसर से? सर सेम ही है, बट मैंने -5 ले ली थी 10 की पावर। ओके, सभी को क्लियर है बेटा, जो भी बच्चे क्लास में है प्लीज सभी लोग बताइएगा सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है, राइट। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया बेटा, अभय क्लियर है बेटा हमने कैसे किया, राइट। यस सर। ठीक है, रियांशी आपको, यस सर। ठीक है ओके, हिमांशु, ठीक है राइट। तो प्लीज हाँ आंसर जनरली क्या गिवन होगा बेटा, या तो नैनोमीटर में गिवन होगा या किस में गिवन होगा एंगस्ट्रॉम में। तो जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लीज कन्वर्टेड इन नैनोमीटर या किस में एंगस्ट्रॉम में, ठीक है राइट। अब देखिए बेटा, हाँ तो ये हमने क्वेश्चन किया, इसको ऐसे सॉल्व किया, बस तुम्हारी तरफ से गलती थी, ठीक है चलिए हाँ ठीक है। अब देखिए क्या है बेटा, हाँ मैं इसको एक और तरीके से करके बताता हूँ, देखना आप कंपेयर करना कौन सा आसान है। हाँ ये तो जो हमने सीखा है उसके हिसाब से एक और तरीका है जिसको आप कर सकते हैं बेटा। हाँ जस्ट होल्ड कीजिएगा बेटा 1 सेकंड बच्चों।
तो आप दूसरे तरीके से करते हैं, हमारा है जो इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ से गया था, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 5 तक गया था। किसी को याद है मैंने बोला था वैल्यू याद रखना एनर्जी की, 2 की वैल्यू कितनी थी बेटा, कौन बताएगा, 3.4 माइनस 3.4 बेटा, और n इक्वल टू 5 का किसका आंसर है, किसको पता है, -0.54 याद रखना है ना? कितना था, so 0. -0.54 नहीं, मुझे n इक्वल टू 5 की वैल्यू बताइए कितनी थी, 0.54 माइनस का, ठीक है। तो मुझे बताइए एनर्जी गैप कितना आएगा बेटा, फटाफट बताइए, डेल्टा ई कितना आएगा, फटाफट बताइए एनर्जी गैप कितना आएगा, फटाफट, 2.86। यस सर, इतना ही आ रहा है। 2.86। अब देखिए यहाँ, तो डेल्टा ई आ गया। अब डेल्टा ई का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये था 12,400 अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, तो इसको कितना रख दिया हमने, 2.86, और ये कितना लैम्डा, तो फटाफट आंसर बताइए बेटा, 12,400 अपॉन 2.86 डिवाइड करके बेटा आंसर बताइए। फोर थ्री थ्री 4335 एंगस्ट्रॉम, पॉइंट कोई दिक्कत नहीं, क्या था, एंगस्ट्रॉम में था, ठीक है, राइट। और अगर नैनोमीटर में लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 433 कितना नैनोमीटर बेटा, ठीक है, राइट। तो कौन सा मेथड आसान है बेटा, फर्स्ट की सेकंड, सेकंड बहुत आसान है। मैंने पहले ही बोला था कि अगर हमें इस फॉर्मूले के ऊपर कमांड है डेल्टा ई इज इक्वल टू कितना बेटा, 12,400 अपॉन कितना बेटा लैम्डा, और ये वैल्यूज अगर याद है तो ये सब हमें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है ना, जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप एनर्जी याद रखिए बेटा, ठीक है ना। और आगे भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करेंगे, ठीक है ना, तो वहां भी हमें बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा लैम्डा बेटा। अगर आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो आप समझ सकते हैं कितनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा उसको 12,400 से उससे डिवाइड कर देना बस। और याद रखना यहाँ से जो लैम्डा आता है उसकी यूनिट क्या थी बेटा, एंगस्ट्रॉम। तो प्लीज ये भी नोट कर लीजिएगा बेटा सभी लोग, जो हमने सेकंड तरीके से किया है। क्लियर है बेटा। तो मैंने पहले ही बोला था बेटा कि आप एनर्जी गैप याद रखिए बेटा, हाँ ठीक है, राइट। अगर एनर्जी का डिफरेंस आपको याद है, ठीक है ना, राइट, तो आप तो बाकी चीजें आप याद रख सकते हैं बेटा, है ना, क्वेश्चन इजीली आपसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा पड़ेगी, टफ पड़ेगा। हाँ एक है, जब वो क्या कहेगा, आपको पूछेगा कि गिव द लैम्डा इन टर्म्स ऑफ आर एच, तब आर एच के टर्म्स में देना है, तब तो हमें यहीं से निकालेंगे, ये इजी पड़ेगा, ठीक है ना। जब वो क्या बोलेगा, आप वैल्यू बताइए उसकी, तो इससे कभी नहीं करना, आप इसी से करना हमेशा कुछ, ठीक है, राइट। क्लियर है रिद्धि, सभी को क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है, हाँ जी। अरे अब बेटा इसके हिसाब से तो नहीं पड़ेगी, ऐसा ना कहो बेटा, अब तुम्हारी मर्जी, फिर कर लो इसी से, ठीक है। बस तुम एक क्वेश्चन कम करके आओगे, रिद्धि एक क्वेश्चन ज्यादा करके आएगी, ठीक है। अब मैं वैसे एग्जाम्पल दूंगा, हाँ ये तो बात सही है, ठीक है बेटा, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में बेटा, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि किस ट्रांजिशन में बेटा, किस ट्रांजिशन में एनर्जी मैक्सिमम होगी, या वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, या वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा बेटा, ठीक है। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम बेटा, लिख सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। वैसे हम एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ चुके हैं, राइट, बट आप लिख सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, क्या है एनर्जी लेवल डायग्राम बेटा,
ठीक है। तो ये n इक्वल टू बेटा 1 था फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसकी एनर्जी कितनी लिखी थी कल हमने, -13.6। प्लीज याद रखिए बच्चों, याद नहीं होगा तो बिल्कुल खराब हो जाएगी केमिस्ट्री बेटा, मैं पहले भी बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री तब तक स्कोरिंग है जब तक हम याद करते चलेंगे। इसकी वैल्यू थी -3.4, इसकी वैल्यू थी -1.5, n इक्वल टू 2 की, n इक्वल टू 3 की, n इक्वल टू 4 की थी, माइनस पॉइंट कितना बेटा 85, और n इक्वल टू इंफिनिटी की कितनी थी बेटा 0.85, फिर 0.54 था, फिर 0.38 था, ठीक है राइट। अब क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा यहाँ पे, हाँ ठीक है, या इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं हम, ठीक है राइट। क्वेश्चन ये आएगा कि किस ट्रांजिशन में बेटा, है ना, क्या लिखेंगे, फॉर विच ट्रांजिशन, फॉर विच ट्रांजिशन, फॉर विच ट्रांजिशन जो ई है बेटा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो आप मुझे बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हमें एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, तो किस ट्रांजिशन में कहां से कहां तक एनर्जी में मैक्सिमम मिलेगी। सर जब n इज कहां पे इक्वल टू इंफिनिटी। n1 से कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक, तो ई मैक्सिमम मिलेगा, और वो कितना मिला था मैं बेटा, कितना 13 पॉइंट कितना 6। इसका मतलब अगर एनर्जी मैक्सिमम है ये, तो वेवलेंथ क्या होगी बच्चों, अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी मिनिमम, क्योंकि अभी हमने लिखा था डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या लिखा था, एक्स बाय लैम्डा। तो दिस मीन्स अगर ये मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी मिनिमम, और अगर वेवलेंथ मिनिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा मैक्सिमम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हाँ ठीक है ना, ये क्वेश्चन आएगा, और तब अगर आप वहां पे सॉल्व करने लगे बेटा तो आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे, या तो करके आओगे तो बाकी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छोड़ के आओ। तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए फॉर विच ट्रांजिशन ई इज मैक्सिमम, या वेवलेंथ इज मिनिमम, या फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो n1 है बेटा, जो n1 है वो सबसे आपको क्या ढूंढना है, लोवेस्ट। n1 क्या होना चाहिए, लोवेस्ट। तो n1 क्या होना चाहिए, लोवेस्ट, और n2 क्या होना चाहिए, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा ऊपर वाला। तो जितना ज्यादा क्या होगा, एक नीचे होगा और सबसे एक ऊपर वाला होगा, तो एनर्जी गैप क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो n1 आपको लोवेस्ट ढूंढना है, और n2 आपको क्या ढूंढना है बच्चों, हाईएस्ट। तो अगर ऐसा ट्रांजिशन होता है कि n1 इलेक्ट्रॉन कहां से यहां तक मूव करता है, n1 सबसे छोटा है और n2 सबसे बड़ा, तो एनर्जी क्या मिलेगी मैक्सिमम। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करता है तो एनर्जी मैक्सिमम नहीं मिलेगी, तो इसकी ज्यादा मिलेगी n1 से 4 तक, ना कि n2 से कहां तक 4 तक। तो वहां पे आपको ऐसे नहीं करना कि आप वहां पे कैलकुलेट करने लगे कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने लगे, नहीं। आपको तो क्या है, वो ऑर्डर पूछेगा कि बताइए किसका मैक्सिमम होगा या किसका मिनिमम होगा, तो आपको सिर्फ ये देख के आंसर क्या कर देना है, टिक कर देना। क्या कर देना है, टिक कर। क्लियर है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी तो उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी। सेकंड पॉइंट ये बेटा, ठीक है ना राइट, इसका उल्टा। अब हम इसका उल्टा कर रहे हैं, तो लिखेंगे सेकंड पॉइंट बच्चों, क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट है फॉर विच ट्रांजिशन एनर्जी क्या होगी बेटा मिनिमम, और वेवलेंथ क्या हो जाएगा बच्चों मैक्सिमम, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी मिनिमम। तो कौन मुझे बताएगा बेटा क्या कंडीशन हो यहाँ पे, n1 और n2 की क्या कंडीशन रखें। सर n1 हाईएस्ट और n2 n1 लोवेस्ट। हाईएस्ट हो जाए, बिल्कुल सही है, n1 तो हाईएस्ट हो गया, और n2 क्या हो लोवेस्ट। लोएस्ट। लोएस्ट। लोवेस्ट ना हो, n2 क्या हो, एनर्जी मिनिमम करनी है। तो देखिए लेट्स सपोज आपने n1 हाईएस्ट ढूंढ लिया, लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन हो रहा था, तो सबसे पास वाला बिल्कुल। तो अगर आपने ये ढूंढा और यहाँ पे n इक्वल टू 5 था, तो 3 से अगर 4 पे गया और 3 से 5 में गया, तो किस पे एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम मिली, जब 3 से कहा गया 4 पे गया। सो दिस मीन्स n1 हाईएस्ट होना चाहिए, और जो n2 होना चाहिए वो नेक्स्ट टू क्या होना चाहिए n1 होना चाहिए, या इमीडिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जबकि बिल्कुल नजदीक वाला होना चाहिए, हाँ क्लोजेस्ट। क्या लिखेंगे, क्लोजेस्ट टू n1।
क्लोजेस्ट टू क्या होना चाहिए, N1। सो दिस द कंडीशन फॉर ये वाले ट्रांजिशन के 0। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं, राइट। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, इन विच ट्रांजिशन, क्वेश्चन लिखेंगे, इन विच ट्रांजिशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम, इन विच ट्रांजिशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम। ऑप्शन है फर्स्ट 2 to 3, सेकंड है 1 to 2, थर्ड ऑप्शन है बेटा 4 to infinity, और जो डी है बेटा 3 to 5। तो किसमें मैक्सिमम होगा बेटा? सबसे पहले हमें क्या ढूंढना था, N1 क्या होना चाहिए था बच्चों, हाईएस्ट की लोएस्ट, लोएस्ट मैक्सिमम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, मैक्सिमम। 3 to 5, विधि कैलकुलेट करके देखो डेल्टा ई कितना था, आपको डेल्टा ई की वैल्यू पता है। सी। तो आंसर क्या है बेटा, हमेशा क्या करना है आपको, पहले लोवेस्ट ढूंढना है। तो लोवेस्ट उनमें से कौन सा है, ये वाला। ठीक है, और फिर क्या है, चाहे वो हाईएस्ट हो, अगर आप देखिए पहले की एनर्जी कितनी थी 13.6 और दूसरे की थी 3.4, तो गैप कितना था 10.2 का। लेकिन अगर आप 3 से 5 का देखेंगे तो यहाँ पे कितना था 1.5 और यहाँ पे पॉइंट कितना था 85। तो 3 से 5 का गैप आप दे सकते हैं बेटा, इससे काफी कम आने वाला है। ठीक है, तो N1 आपको क्या ढूंढना है, लोवेस्ट। ठीक है ना, और दूसरा अपने आप आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या है बेटा इसका, बी आंसर राइट आंसर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोच, ठीक है राइट। अगर यहाँ पे मैं ऐसे दे देता, इसकी जगह ऐसे होता 1 to 5 होता या 1 to 4 होता बेटा, तो किसका आंसर आता, कौन सा आंसर हो जाता मैक्सिमम? नहीं, तो 1 से 4 हो जाता। तब आप 1 से 4 पे जा रहे बेटा, तब ये ऐसे हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए था, कंडीशन क्या थी, N1 तो लोवेस्ट होना चाहिए और N2 क्या होना चाहिए था, हाईएस्ट। तो इन दोनों में बी और डी में N1 तो लोवेस्ट था, बट N2 हाईएस्ट किस में था, ये वाले में। तो अगर यहाँ 4 होता बेटा, ये ऑप्शन होता, तो ये आंसर हो जाता। बट वैसे क्या आंसर था, 3 से 5। क्लियर है बेटा। तो एनर्जी मैक्सिमम था, इसीलिए अगर इसी में पूछता कि वेवलेंथ मिनिमम बताइए, तो आंसर क्या होता बेटा, सेम होता। आंसर क्या होता, सेम होता। ठीक है, नेक्स्ट लिखें बेटा, फॉर विच ट्रांजिशन, फॉर विच ट्रांजिशन लैम्डा इज मैक्सिमम बेटा, फॉर विच ट्रांजिशन लैम्डा इज मैक्सिमम, फॉर विच ट्रांजिशन लैम्डा इज मैक्सिमम बेटा। लैम्डा हमें क्या करना है, मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम का मतलब क्या करना है हमें, एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए एनर्जी। ऑप्शन है 5 से 6, 3 to 2, 5 to 9, 2 to 3। और बेटा 1 से 2 बेटा, पॉजिटिव भी उसका कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए बेटा क्या राइट आंसर आएगा बच्चों, मिनिमम क्या होना, क्या कंडीशन था बेटा मिनिमम का, सी। क्या हो जाएगा, सी होगा। या क्या होगा बच्चों, आंसर सी, सी। डी, सी। आंसर क्या है बेटा, ए। रियांसी सी नहीं होगा बेटा, हमने क्या बोला था, और एनर्जी मिनिमम या लैम्डा मैक्सिमम, जो N1 होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, हाईएस्ट।
और जो N2 होना चाहिए था वो क्लोजेस्ट होना चाहिए था। तो 5 के क्लोजेस्ट क्या है, 9 की 6, तो आंसर क्या है 6। राइट आंसर क्या है बेटा 6। आप देख सकते हैं ना, ये 5 है, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो किसका एनर्जी गैप क्या है बेटा, मिनिमम है 5 से 6 का कि 5 से 9 का? तो 5 से क्या है 6 का। तो N1 हाईएस्ट होना चाहिए और N2 क्या होना चाहिए था, नेक्स्ट वाला क्लोजेस्ट होना चाहिए। क्यों? यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो एनर्जी मैक्सिमम नहीं आएगी 5। 6 की वैल्यू कितनी थी, 0.38 सर। क्लियर है बच्चों, सभी को क्लियर है? क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे ऐसा, ठीक है? यस सर। चलिए यहाँ एक बार आप सही जवाब दीजिएगा, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। नहीं बेटा नहीं आता। चलिए यहाँ एनर्जी मैक्सिमम बताना है बेटा। हाँ चलिए यहाँ वेवलेंथ मैक्सिमम ही बताना है, सेकंड क्वेश्चन है कि वेवलेंथ मैक्सिमम ही बताना है आपको। हाँ ठीक है, 6 से 7, ऑप्शन है 4 to 5। अरे आगे तो देख लो। फिर सी ऑप्शन है बेटा 6 to 9, और फिर है 3 to 4 बेटा। तो क्या आंसर आएगा, सभी बच्चे बताएंगे बेटा क्या आंसर आएगा? ए आंसर है, बिल्कुल इस बार बिल्कुल सही है बेटा। तो हाईएस्ट होना चाहिए था, क्लोजेस्ट होना चाहिए था बच्चों। तो हाईएस्ट और क्लोजेस्ट बेटा कितना है, 6 to 7। क्लियर है बेटा? चलिए तो चलिए, अभी नहीं ठीक है राइट। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन आएगा तो जरूर कर लीजिएगा बेटा, राइट ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा आयनाइजेशन एनर्जी बेटा, लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी बेटा, लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है राइट। तो इलेक्ट्रॉन को क्या है बेटा, ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए या बाहर निकालने के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, उसको क्या कहेंगे हम, आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल टू कितना बेटा, 1 से। तो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इंफिनिटी तक ले जाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ जो एनर्जी चाहिए उसको क्या कहेंगे हम, आयनाइजेशन एनर्जी। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required, amount of energy required to move an electron, amount of energy required to move an electron from ground state, amount of energy required to move an electron from ground state, ब्रैकेट में जरूर लिख लें बेटा, n इक्वल टू कितना बेटा 1, to move an electron from a ground state to infinity बेटा। तो इंफिनिटी और ब्रैकेट में n इक्वल टू, वहां पे इंफिनिटी के बाद लिख देना बेटा इंफिनिटी का निशान बना। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो N1 है बेटा वो कितना है 1 आयनिशन एनर्जी के लिए, और जो N2 है वो बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, N1 कितना हो जाएगा 1 और N2 क्या हो जाएगा। तो दिस मीन्स क्या होगा, आयनेशन एनर्जी, इस एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा, डेल्टा ई का कितना था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2², ये एनर्जी का फॉर्मूला था। तो अगर मैं N1 को बेटा क्या पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर, और N2 को क्या पुट करता हूँ, इंफिनिटी का स्क्वायर। सो दिस मीन्स इस डेल्टा ई को हम क्या कहेंगे, तब हम इस डेल्टा ई को क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब मैं N1 को 1 पुट करूंगा और N2 को इंफिनिटी पुट करूंगा, देन द डेल्टा ई विल बिकम आयनाइजेशन एनर्जी। सो क्या है इस एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी बेटा।
ठीक है, तो वन ही रहा बेटा, 1/इंफिनिटी क्या हो गया 0। तो देखिए साइंस एनर्जी का फॉर्मूला कितना है बेटा 13.6 इंटू क्या बेटा जेड स्क्वायर, क्या है जेड स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो व्हाट इज द आयनिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या आंसर करेंगे, हाइड्रोजन एटम की आयनिक एनर्जी कितनी होगी बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि Z की वैल्यू क्या हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन की आयनिक एनर्जी कितनी होगी 13.6 इंटू कितना बेटा 1 का स्क्वायर। अगर मैं हीलियम He+ का पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू कितनी पुट करेंगे अब 2, तो 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4। अगर मैं Li2+ का पूछूंगा तो 13.6 इंटू कितना बेटा 9। कोई डाउट बेटा आयनिक एनर्जी क्या है, ठीक है तो प्लीज नोट कर लेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, मैंने खुला खुला लिखा हुआ बेटा इसलिए तुम्हें वो ज्यादा पेज दिखता है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा बोलिए। सर एक बार डेफिनेशन रिपीट करना उस टाइम देखिए बेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट बेटा, ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी बेटा, टू इंफिनिटी इज नोन एज आयनेशन एनर्जी बेटा। क्लियर है बेटा, राइट। नेक्स्ट है बेटा एक्साइटेशन एनर्जी बेटा, क्या है एक्साइटेशन एनर्जी, नेक्स्ट क्या है बेटा एक्साइटेशन एनर्जी बेटा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, राइट। क्लियर है बेटा, राइट। अब क्या है एक्साइट करना है, एक्साइट का मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से कहां लेके जाना है, हायर ऑर्बिट में लेके जाने को क्या कहेंगे एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है राइट। तो करना क्या है आपको, जब इलेक्ट्रॉन बेटा क्या n=1 ग्राउंड स्टेट से किसी भी और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, कहां से ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में लेके जाए, n1 से कहां लेके जाए n2, या फिर n1 से n3 लेके जाए, या 1 से कहां 4 लेके जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। क्या मुझे ये बताइए अगर मैं यहाँ से 1 से इंफिनिटी लेके जाऊंगा तो क्या इसको हम एक्साइटेशन एनर्जी कह सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या बोला ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या कहेंगे हम एक्साइटेशन एनर्जी। अगर मैं ग्राउंड स्टेट से बच्चों इंफिनिटी पे लेके जाता हूं तो क्या मैं इसको एक्साइटेशन एनर्जी कहूंगा, यस सर, नहीं, क्योंकि अभी हमने इसको क्या कहा था आयनाइजेशन। तो याद रखेंगे बेटा कि जो n1 तो हमेशा इसके लिए कितना रहेगा बेटा 1, और जो n2 है बेटा इट कैन बी 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बट याद रखेंगे जो n2 होगा बेटा वो कभी भी इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको n1 को 1 तो है ही हो गया और n2 इंफिनिटी हो गया देन इट बिकम्स आयनाइजेशन एनर्जी। तो n1 कितना होगा 1 और n2 इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, तो वो जो एनर्जी होगी उसको क्या कहेंगे बच्चों एक्साइटेशन एनर्जी बनेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा इसका, डेल्टा ई कितना था बेटा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 13.6 जेड स्क्वायर इसको कितना 1 पुट करता हूँ तो इसको तो 1 ही लिखना है, बट ये अब जो n2 है वो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ मैं सिर्फ n लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ n, और n का स्क्वायर में। तो हम अब हम इसको क्या कहेंगे एक्साइटेशन एनर्जी
तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों एक्साइटेड एनर्जी का, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर। याद रखेंगे यहाँ पे जो है बेटा वो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, बट एन इंफिनिटी नहीं हो सकता है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब प्लीज ध्यान से समझिए बेटा, हाँ ठीक है, कंसंट्रेट करिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए हाँ, जब n1 तो 1 ही रहने वाला है बेटा, हाँ, और जब n जो है वो 2 हो जाए या n2 कितना हो जाए 2, मतलब ये वाला 1 से कहाँ तक 2 तक, तो 1 से 2 ले जाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको क्या बोला था, एक्साइटेशन एनर्जी, लेकिन उसको बोलेंगे हम फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेगा, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो हमेशा ऐसे पूछेगा आपसे, बोलिए कैलकुलेट द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो इसका मतलब वेल अंडरस्टूड है कि n1 1 है, n2 कितना है बेटा 2, क्योंकि एक्साइटेशन में n1 तो हमेशा 1 होगा, और अगर मैं फर्स्ट बोल रहा हूं तो उसमें एक ऐड कर दीजिएगा, तो n कितना मिल जाएगा, जो n2 मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 2। नहीं तो डेफिनेशन है 1 तो कंपलसरी है बेटा, तो मैंने तो वही कंडीशन बोला, n1 तो 1 ही होगा बेटा, तभी एक्साइटेशन एनर्जी होगा, ठीक है राइट। और अगर n बेटा, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, फास्ट एक्साइटेशन एनर्जी बेटा, पहले वाले। अगर मैं n1 को 1 से कहाँ तक, n2 को कहाँ तक 2 तक लेके जा रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। और n1 जो है 1 से कहाँ तक, n2 है वो कितना बेटा 3, तो इसको बोलेंगे बेटा थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेशन। ठीक है राइट। तो चलिए क्वेश्चन करके बताइए बेटा, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखिए बेटा, कैलकुलेट थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ Be3 प्लस बेटा, लिखेंगे कैलकुलेट थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ Be3 प्लस बेटा। कैलकुलेट थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ Be3 प्लस, सही आंसर बताइएगा बच्चों। एटॉमिक नंबर फॉर्मूला 5। आपके पास है, डेल्टा ई था कितना 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, यहाँ तो 1 ही था बेटा, माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर बेटा। और थर्ड की डेफिनेशन आपको पता है बेटा क्या है, n1 और n2 क्या है, तो n तो मैंने 1 पहले ही लिख दिया वहां पे। एटॉमिक नंबर 5 होता है ना। एटॉमिक नंबर बेटा बेरिलियम का 4 बेटा, बी का बेरिलियम का 4 बेटा, कितना आ रहा है, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट में कहा गया 2 तक गया, सेकंड में कहां तक गया 3 सर तक गया, 204। थर्ड में कहां तक गया बेटा 4 तक गया। तो ये जो थर्ड बोल रहा है बेटा, हाँ उसमें एक ऐड कर देना है बस, तो n2 मिल जाएगा, सेकंड में एक ऐड कर देना 3 हो गया, फर्स्ट में एक ऐड कर देना तो कितना आ गया 2 आ गया। सर 204 आ रहा है। क्या नाम है बेटा आपका, रियांशी। यांशी, बिल्कुल सही है बेटा, आपका आंसर 204 आ रहा है इसका आंसर। कैलकुलेशन बेटा बहुत आसान है, मैंने डाटा ही ऐसा दिया कि कैलकुलेशन बहुत इजी है बेटा। मल्टीप्लाई करना है बस बेटा, डिवाइड तो करना ही नहीं है। किसी और का आया, छवि आपका आया बेटा आंसर, यस सर। 202। किसी और बच्चे का आया बेटा क्या आंसर, 204 सही है। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा,
हाँ जी भूमिक बेटा कुछ कह रहे हैं, भूमिक बेटा बोलिए क्या कहना चाह रहे हो। टू 204 सही है, हर्षिता का सही है, प्रियांशी और किसी का बेटा आया आंसर, यस प्रांजल सर, आपका आया आंसर, यस सर। ठीक राइट, क्लियर है बेटा राइट। तो क्या है, तो यहाँ पे कितना पुट कर दे बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना बेटा 16, ठीक है राइट। और यहाँ पे n जो है बेटा कितना था, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब n2 कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर कितना बेटा 16। तो जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा 1 माइनस 1/16 दैट इज 15/16 बेटा, तो कैंसिल हो गया। तो 13.6 इंटू 15 बेटा आंसर कितना आएगा 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बेटा। आप इसको उस तरीके से भी कर सकते थे जो हमने पहले किया था बेटा, हाँ ठीक है ना, क्योंकि आपका फर्स्ट का और थर्ड का राइट सॉरी फोर्थ का उसका एनर्जी गैप आपको पता है, उसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर देना था बेटा 6, तो भी आंसर क्या आता सेम आता। आपने कहाँ पे n इक्वल टू 1 की एनर्जी कितनी थी 13.6, 2 की कितनी थी बेटा 1.3.4, थर्ड की 1.5 और फिफ्थ की कितनी 0.85, तो 13.6 माइनस 0.85, तो ये कितना आता है बेटा 12.75, कितना आता 12.75 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों जेड स्क्वायर से, तो कितना आता 16, देखिए आंसर वही आया। तो आप अगर ये मैंने पहले ही बोला बेटा, अगर ये आपको एनर्जीज याद है तो ये सब फॉर्मूले सिर्फ दिखाने के लिए बेटा, हाँ ठीक है। तो आंसर तभी भी कितना आएगा बेटा 204 ही आएगा। नहीं नहीं ना, अप टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक भी आएगा, ठीक है। एक एक प्लीज इंपॉर्टेंट बात है बेटा यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, हमने इसको लिखा था एक्साइटेशन एनर्जी बेटा, ठीक है क्लियर है बेटा, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो वो अगर ऐसे पूछता है कि थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्या पूछ रहा है वो, थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल बताइए, एनर्जी नहीं पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है पोटेंशियल पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है बेटा, आंसर सेम ही रहने वाला है, क्या रहने वाला है 204, एनर्जी और पोटेंशियल में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बेटा, सिर्फ यूनिट में फर्क रहेगा, यहाँ ई नहीं आएगा सिर्फ वोल्ट आएगा क्योंकि पोटेंशियल पूछ रहा है। तो जब कभी भी आपसे एनर्जी की जगह पोटेंशियल पूछेगा कि आयनेशन एनर्जी बताइए, नहीं आयनेशन पोटेंशियल बताइए, या क्या बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल बताइए, तो पोटेंशियल और उसमें क्या फर्क है बेटा, मैग्नीट्यूड सेम करना है आपको, सिर्फ यूनिट में फर्क होगा। एनर्जी की यूनिट क्या आएगी बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल की यूनिट सिर्फ वोल्ट आएगी बेटा बस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आयनेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट की लेट्स सपोज कितनी है 101 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा, और पूछेगा बताइए आयनेशन पोटेंशियल बताइए, तो क्या आंसर आएगा आयनेशन पोटेंशियल का, तो बच्चों बताइए क्या आएगा आयनेशन पोटेंशियल क्या आएगा 101 सिर्फ क्या आएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ ऊपर। क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन अगर पोटेंशियल पूछेगा तो सेम आपको करना है, पर यूनिट क्या लगा देना है वोल्टेज का लगा देना है वोल्ट का। क्लियर है राइट। नेक्स्ट है बेटा ये था एक्साइटेशन एनर्जी, नेक्स्ट है सेपरेशन एनर्जी था, क्या है सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी सेपरेशन एनर्जी बेटा, तो बस डेफिनेशन ही ध्यान रखना, बाकी फॉर्मूला तो बेटा सेम ही रहने वाला है। ठीक है बेटा। अब सेपरेशन एनर्जी का क्या है, हमने अगर आपको याद है जब आयनिक एनर्जी किया था तो भी इलेक्ट्रॉन को हमने सेपरेट ही किया था, बट कहां से सेपरेट किया था, ग्राउंड स्टेट से कहां लेके गए थे इन्फिनिटी तक। बस यहाँ पे क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन को सेपरेट ही करना है, बट किसी भी एक्साइटेड स्टेट से कहां तक लेके जाना है इन्फिनिटी तक, मतलब किसी भी एक्साइटेड स्टेट से लेके जाना है कहां तक इन्फिनिटी तक, बट n1 नहीं होना चाहिए,
तो 2 से इंफिनिटी हो सकता है, 3 से इंफिनिटी हो सकता है, या 4 से इंफिनिटी हो सकता है। तो n इक्वल टू 2 से अगर इंफिनिटी लेके जाएंगे तो इसको बोलेंगे बेटा फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी क्या है बच्चों? n1 कितना है? 2। अब एक ऐड कर देना है यहाँ पे, n1 2 है बेटा, और n2 तो क्या रहने वाला है? इंफिनिटी बेटा। यही अगर मैं इसको बोलूंगा n इक्वल टू 3 को बोलेंगे बेटा सेकंड सेपरेशन एनर्जी बेटा। तो सेकंड सेपरेशन एनर्जी n1 तो कितना होगा बेटा? 3, और n2 तो क्या रहने वाला है? इंफिनिटी बेटा। इधर ध्यान दो बेटा। थर्ड सेपरेशन एनर्जी, तो n1 कितना हो जाएगा बेटा? 4, और n2 कितना हो जाएगा बेटा? इंफिनिटी। इसको बोलेंगे थर्ड सेपरेशन एनर्जी। क्लियर है बेटा? राइट। तो डेफिनेशन क्या अभी लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। अच्छा पहले लिख लीजिए बेटा इसको। लिखेंगे बेटा एनर्जी रिक्वायर्स टू सेपरेट, लिखेंगे सेपरेशन एनर्जी में एनर्जी रिक्वायर्स टू सेपरेट, एनर्जी रिक्वायर्स टू सेपरेट an electron up to infinity, energy requires to separate an electron up to infinity from any excited state। कहां से? from any excited state। किसी भी एक्साइटेड स्टेट से क्या होगा? इंफिनिटी तक ले जाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? उसको क्या कहेंगे? सेपरेशन एनर्जी बेटा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा सेपरेशन एनर्जी का बेटा? ये तो यही था 13.6 इंटू कितना बेटा? जेड स्क्वायर। इस बार क्या कॉमन है बेटा? इस बार n1 डिफरेंट है बट n2 क्या है? इन्फिनिटी बेटा। तो यहाँ क्या आएगा? स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, तो ये कितना हो गया बेटा? 0। तो मैं सीधे क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? 1 अपॉन एन स्क्वायर बेटा। बट याद रखेंगे यहाँ जो n है बेटा वो कहाँ से शुरू होगा? 2 से 3 से 4 है। फिर क्या मतलब है? वो तो वहीं खड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गया? सेपरेशन एनर्जी बेटा। ठीक है राइट। याद रखना फर्स्ट का मतलब क्या है, सेकंड का मतलब, थर्ड का मतलब क्या है? क्या राइट? ठीक है लिखेंगे यहाँ पे सेपरेशन एनर्जी इज आल्सो नोन एज बेटा बाइंडिंग एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ क्वेश्चन आया हुआ है जेई एडवांस में। ठीक है राइट। कि सेपरेशन एनर्जी, वो उसने बाइंडिंग एनर्जी पूछा था, तो लिखेंगे सेपरेशन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज बेटा बाइंडिंग एनर्जी, कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। तो आप देख सकते हैं सेपरेशन एनर्जी अगर गिवन हो तो क्या माइनस एनर्जी निकाल सकते हैं बच्चों? या आयनेशन एनर्जी गिवन हो सेपरेशन एनर्जी निकाल सकते हैं? तो देखिए सेपरेशन एनर्जी क्या है? 13.6 जेड स्क्वायर। यही तो आयनेशन एनर्जी था कि नहीं था बेटा? सो सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या है बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन कितना बेटा? एन स्क्वायर। तो दिस मीन सेपरेशन एनर्जी अगर हमें दे दी जाए तो हम उसकी क्या है? आयनेशन एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है राइट। क्योंकि 13.6 इंटू जेड स्क्वायर क्या था बेटा? नहीं बेटा टेस्ट में प्लीज, हाँ टेस्ट में नहीं आएगा। टेस्ट में अप टू बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक आएगा। हाँ सो इन टेस्ट अप टू कहाँ तक आएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक। क्लियर है? बोर मॉडल नहीं आएगा बेटा। ठीक है तो चलिए बेटा, हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है राइट। आप सफिशिएंट टाइम लीजिए बेटा, बट अच्छा क्वेश्चन है, गलती नहीं करना। हाँ ठीक है राइट। तो थोड़ा मुश्किल से है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, लिखेंगे बच्चे। फर्स्ट चैप्टर से बेटा अप टू, फर्स्ट चैप्टर से बेटा अप टू वहां तक आएगा, क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट से पहले पहले वाला शायद। सर परसेंट प्योरिटी आएगी? नहीं ये इस चैप्टर को लेना जरूरी है। ठीक है राइट। ठीक है अप टू क्या है बेटा? अप टू वहां तक आपको करना है, क्या कहते हैं,
नोट्स है क्या तुम्हारे पास? ना यहाँ तक फोटो इफेक्ट तक बेटा वहां पे करना है आपको, शायद वहां तक क्या कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन आएगा बेटा। परसेंटेज कंपोजिशन में मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, अप टू इंपेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला तक आएगा। कहाँ तक आएगा? अप टू इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके आगे है, आगे ही मुश्किल क्वेश्चन बनते हैं जब वो मोल कॉन्सेप्ट यूज करता है रिएक्शन में। ठीक है राइट। तो लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है लिखेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। हाँ देखिए पोटेंशियल वर्ड बोला हुआ है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है राइट। फर्स्ट एक्साइटेड पोटेंशियल ऑफ एन हाइड्रोजन लाइक आयन, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन इज 15 वोल्ट। बेटा कितना है? 15 वोल्ट। First excitation potential of hydrogen like atom is 15 volt. Then calculate ionization potential. हाइड्रोजन लाइक है, हाइड्रोजन लाइक का मतलब होता है कि Z1 नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक, बेटा हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक का मतलब होता है कि Z इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है राइट। देन कैलकुलेट आयनाइजेशन पोटेंशियल, तब क्या कैलकुलेट करना है? आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। बेटा दो चीजें कैलकुलेट करनी है बेटा, फर्स्ट एक्साइटेशन सॉरी क्या करना है? आयनाइजेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और हमें क्या करना है? सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन लाइक एटम बोल रहा हूँ। अरे 1 बोल रहा था कि Z को 1 लेंगे, Z1 नहीं होगा, हाइड्रोजन लाइक है, हाइड्रोजन नहीं है। लाइक का मतलब ये है कि बोर मॉडल हम अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर, ये मतलब है। हाइड्रोजन लाइक का मतलब बेटा कि बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ऑन इट, इट इज 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, Li2 plus B3 plus ऐसा। देखिए बेटा दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला पता है और आयनेशन एनर्जी का फॉर्मूला पता है बेटा, ठीक है राइट। और फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब ही पता है। कौन बताएगा? फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल में N1 और N2 को क्या लेंगे बच्चों बताइए? N1 तो 2, 1 और N2 को क्या लेंगे? infinite. क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब था 1 से कहां तक बेटा? 2 तक ले जाने को फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का था, एनर्जी का। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? डेल्टा ई या कितना एक्साइटेशन एनर्जी था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू कितना 1 अपॉन कितना बेटा 4। क्लियर है बेटा राइट। सो ये कितना हो गया 3/4 और ये कितना है बेटा 15। तो ये 3 से 3 कैंसिल कर दिया, तो ये कितना हो गया बेटा 5। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कितना हो गया बेटा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है। और 13.6 जेड स्क्वायर क्या होता है बच्चों बताइए? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर क्या होता है बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन क्या? एनर्जी। यही तो क्या है आयनेशन एनर्जी। बट उसने क्या पूछा था? पोटेंशियल। तो आंसर क्या रहेगा? 20 तो सेम रहेगा, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? वोल्ट। सो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी बेटा यहाँ पे, ठीक है ना राइट। कि Z निकालो फिर आयनेशन एनर्जी निकालो, नहीं। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर सीधे कितना 20 के बराबर है, वही आयनेशन एनर्जी है, तो कितना होगा 20 आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा राइट। सेकंड पूछा था सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल बताइए बेटा। तो सेकंड का N1 कितना हो जाएगा 1 और N2 कितना हो जाएगा बच्चों 3। N1 N2 कितना हो जाएगा बेटा 3। सो फॉर्मूला कितना है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस कितना बेटा 9। और 13 पॉइंट जेड स्क्वायर को क्या पुट कर दें हम 20। तो ये 20 आ गया बेटा, ये सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल आ गया। दैट इज 160 अपॉन कितना आएगा बेटा 9। क्लियर है बेटा?
तो ये था क्या बच्चों, ठीक है राइट, इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने पहले ही बोला था कि क्या है आयनेशन एनर्जी क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ जो भी हमने अभी डिस्कस किया है। आयनेशन एनर्जी है ग्राउंड स्टेट से कहाँ तक लेके जाने के लिए, इन्फिनिटी तक। तो N1 1 है बेटा, और N2 कितना है, इन्फिनिटी। इसलिए आयनेशन एनर्जी कितनी थी, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। एक्साइटेशन एनर्जी था ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने को, बट इंफिनिटी नहीं लेके जाना है। तो N1 तो 1 था, और N2 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इंफिनिटी नहीं होगा। फिर था क्या, सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी का इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी तक लेके जाना है, बट ग्राउंड स्टेट से नहीं, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से लेके जाना है। तो N1 तो क्या हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, और N2 क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, इंफिनिटी रहेगा। क्लियर है बेटा। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट का क्या मतलब है, सेकंड का क्या। ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा सभी को, सभी को क्लियर है बेटा, Yes, sir. ठीक है राइट, करेक्ट है। तो लिखेंगे बेटा, हाँ तो अगर आपको याद है जब हमने डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन पढ़ा था बेटा किसका, बोहर मॉडल ब्रह्म लिमिटेशन देख रहे थे, तो वहां पे एक टर्म लिखा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम बेटा, और हमने बोला था एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है राइट। तो हेडिंग लिखेंगे बेटा क्या, स्पेक्ट्रम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बेटा स्पेक्ट्रम बेटा, हेडिंग लिखेंगे बच्चों स्पेक्ट्रम, क्या लिखेंगे बेटा, स्पेक्ट्रम। तो लिखेंगे बेटा, फर्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम बेटा, लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब क्या है बेटा, जो कलेक्शन ऑफ क्या है, लाइट है, या सॉरी कलेक्शन ऑफ जो वेवलेंथ है, उसको क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे, है ना, ठीक है। तो पहला टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम बेटा, फर्स्ट है ये, इसमें पहला एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेटा, क्या है, फर्स्ट है बेटा एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है राइट। तो क्या है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट बेटा, क्या है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, जैसे सन हो गया या बल्ब हो गया, ठीक है ना, या कोई हॉट ऑब्जेक्ट हो गया, हॉट बॉडी हो गई, जो हॉट ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, जो रेडिएशन एमिट करता हो, ठीक है ना। तो इससे जो रेडिएशन एमिट होगी बेटा, उसको हम क्या करेंगे, प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं, क्या करते हैं, प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं। तो ये जो वेवलेंथ जो होती है, ये क्या होता है, सेपरेट हो जाती है, क्या होती है, सेपरेट हो जाता है। और इसके हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोटोग्राफिक स्क्रीन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, उसकी इमेज देख लेते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, फोटोग्राफिक ग्राफिक स्क्रीन। अगर आपने देखा हो कभी पुराना बेटा, जो पुराने कैमरे आते थे उसमें रील यूज होती थी, अगर आपको किसी को याद है, और अगर आप रील को देखते हैं बेटा, है ना, ठीक है ना राइट, तो नेगेटिव जैसा होता है, उसी को फोटोग्राफी क्या कहते हैं, स्क्रीन कहते थे, ठीक है ना। ब्लू कलर की होती थी वो, रील डलती थी कोडैक कैमरा या फीजी के कैमरे में, ठीक है राइट। तो होगा क्या, कोई भी लाइट का सोर्स जो रेडिएशन एमिट करता हो, इसको किसके थ्रू भेजेंगे, प्रिज्म के थ्रू। प्रिज्म का क्या काम है बेटा, सेपरेट कर देता है क्या, वेवलेंथ को, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को सेपरेट कर देगा, ठीक है राइट। तो हमें क्या दिखाई देगा, जब हम अगर हम स्क्रीन देखते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट देखते हैं बेटा, तो कैसे दिखाई देगा ये, हमें यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा कुछ क्या रहेगा बेटा, ब्लैक दिखाई देगा हमें। बस थोड़ी थोड़ी जगह हमें क्या दिखाई देगी, लाइट की लाइन दिखाई देगी यहाँ पे, मे बी रेड, मे बी ब्लू या ग्रीन, ऐसे दिखाई देगा। बट मोस्टली इसका जो पार्ट होगा बेटा, वो डार्क होगा, क्या होगा, डार्क होगा। क्योंकि ये जो लाइट है, जो ये रेडिएशन जो आ रही है, ये कुछ ही वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रहा है, सारी वेवलेंथ की लाइट को एमिट नहीं कर रहा है। तो ये जो स्पेक्ट्रम हमें ऐसा दिखाई देगा बेटा, हाँ ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम, क्या कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम अगर आप गूगल करके देखेंगे बेटा, तो आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे बाकी पूरा ब्लैक दिखाई देगा, थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या दिखाई देगा आपको, सिर्फ लाइन दिखाई देगी, रेड ब्लू या कलर दिखाई देगा आपको। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है राइट। तो लिखेंगे यहाँ पे बेटा, इसको लिखेंगे when radiation, लिखेंगे बेटा, when radiation emitted by
व्हेन रेडिएशन एमिटेड बाय सन, बल्ब, स्लैश करके लिख देंगे, सन या बल्ब और हॉट बॉडी या हॉट ऑब्जेक्ट is passed through a prism, is passed through a prism, the spectrum obtained on screen, the spectrum obtained on the screen is called as beta emission spectrum, is called as emission spectrum. क्या है? emission spectrum. क्लियर है? क्या कहेंगे इसको? emission spectrum. क्लियर है? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखिए बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पहला था एमिशन बेटा, दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो क्या करेंगे बेटा, वही जो हॉट ऑब्जेक्ट या जो बल्ब है बेटा, उससे जो रेडिएशन एमिट होगी, तो इस बार क्या करना है हमें, यहाँ पे बीच में क्या कर देना, एब्जॉर्बर लगा देंगे। जो लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ लाइट को, और कुछ लाइट क्या करेगी, वैसे ही निकल जाएगी। ठीक है, और फिर उसको प्रिज्म के थ्रू पास कराएंगे, तो जो फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें क्या दिखाई देगा, स्क्रीन पे हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, बस यहाँ पे एब्जॉर्बर लगा हुआ है। एब्जॉर्बर का मतलब क्या है, आप कोई सी भी, लेट्स सपोज आपने चीनी पानी का सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है ना, शुगर सॉल्यूशन बना दिया, यहाँ बीच में रख दिया लाइट के बीच में, तो कुछ लाइट क्या करेगा, शुगर सॉल्यूशन या जो भी केमिकल का सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है ना, बाकी लाइट ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, कौन सी लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा, कौन बताएगा कि कैसी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो, या वो लाइट एब्जॉर्ब क्यों करेगा, ये बताइए, कौन बताएगा कि वाइट एब्जॉर्ब द लाइट। लाइट इसलिए एब्जॉर्ब होगी बेटा, क्योंकि क्या होगा, जब वो लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ से, लोअर ऑर्बिट से कहाँ जाएंगे, हायर ऑर्बिट में जाएंगे। तो यहाँ पे जो कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है, तो एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ भी क्या है, ये भी मैटर है, और मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, और एटम के अंदर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो सम लाइट विल बी एब्जॉर्ब, ठीक है ना, टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, राइट, और बाकी जो होगी, जो एक्साइट करने में यूज नहीं हुई, वो एज सच वैसी की वैसी निकल जाएगी, और वो कहाँ दिखाई देगी हमें, प्लेट के ऊपर दिखाई देगी या स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें और उसमें क्या फर्क है बेटा, इसका जो स्पेक्ट्रम आप देखेंगे, तो इसका स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा लगभग लगभग आपको कलर्ड दिखाई देगा, पूरा का पूरा कलर्ड दिखाई देगा। बीच बीच में कहीं कहीं पे ऐसे डार्क लाइनें होंगी, ब्लैक कलर की, मतलब लाइट नहीं होगी, कलर नहीं होगा। तो ये बिल्कुल उल्टा होता है एमिशन स्पेक्ट्रम के, बाकी पूरा का पूरा कलर्ड दिखाई देगा। तो ये ज्यादा कलरफुल होता है बेटा, और वो कलरफुल नहीं होता, वो ब्लैक ज्यादा होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है बेटा, राइट। तो ये था क्या बेटा, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। टाइम सही है बेटा, ठीक है बेटा, राइट। क्लियर है बेटा, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम, राइट। ठीक है, 2 मिनट और बेटा, लास्ट एब्जॉर्ब को लिख देंगे स्पेक्ट्रम, फिर क्लास खत्म करेंगे। लिखेंगे बेटा कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बेटा, सेकंड है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बेटा। क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बेटा, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बेटा। ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जैसे कि आपने रेनबो अगर देखा हो बेटा, तो रेनबो में जो कलर होता है, वो एक दूसरे के जो कलर होते हैं वो एक दूसरे से मर्ज करते हैं बेटा। मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे तो रेड कलर दिखाई दे रहा, थोड़ी देर बाद
थोड़ा गैप की वजह के बाद आप ग्रीन कलर दिखाई दे रहा नहीं, तो क्या होता है वहां पे जो कलर होते हैं वो एक दूसरे से मर्ज करते हैं, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होती। रेड कलर किसी ऑरेंज से मर्ज होगा, ऑरेंज किसी रेड से मर्ज होगा, तो कलर आपस में मर्ज करते हैं, बीच में कोई व्हाइट स्पेस नहीं होता या गैप नहीं होता उनके बीच में। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें कलर के बीच में क्या हो, कोई गैप ना हो या कलर क्या करें आपस में मर्ज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, राइट, क्लियर है, मतलब सारी की सारी जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो प्रेजेंट होगी, कुछ भी मिसिंग नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो इसका एग्जांपल क्या है बेटा, रेनबो। क्या है, रेनबो। तो लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लिखेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लिखेंगे लिखेंगे कलर, लिखेंगे कलर, लिखेंगे बेटा कलर मर्जेस विथ द स्पेक्ट्रम इन विच कलर मर्जेस विथ ईच अदर, द स्पेक्ट्रम इन विच कलर्स मर्जेस विथ ईच अदर, ठीक है, देयर इज नो गैप इन बिटवीन बेटा, देयर इज नो गैप इन बिटवीन द कलर्स बेटा, देयर इज नो गैप बिटवीन द कलर्स। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा क्या, विबग्योर। क्या एग्जांपल है, विबग्योर। विबग्योर बेटा, या क्या, रेनबो। क्या है, रेनबो, इसका एग्जांपल है। ठीक है, राइट। फिर है डिसकॉन्टिन्यूस बेटा। तो डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, जब कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होंगी बेटा, मिसिंग होगी, मतलब वहां पे गैप होगा, एक कलर दूसरे कलर से क्या करेगा बेटा, मर्ज नहीं करेगा, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे हम, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो लिखेंगे when when some of the wavelength when some of the wavelength are missing from continuous spectrum, when some of the wavelength are missing from continuous spectrum, from continuous spectrum is called as बेटा discontinuous spectrum। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम यहाँ लिख दें वी बी वाई आर, तो यहाँ पे क्या बेटा बीच बीच में मिसिंग है, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे बेटा, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। हाँ जी होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम सारे ऐसे ही। ठीक है, राइट। तो लिखिए बेटा एग्जांपल एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसका एग्जांपल क्या है बेटा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम बेटा। क्या है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, इसका एग्जांपल है बेटा। ठीक है, अच्छा हमें जैसे मैं जस्ट ये टॉपिक खत्म कर दिया, मैं ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एटम किसका, लिथियम का है, तो क्या तरीका है हम उसको आइडेंटिफाई करना, या ये एटम सोडियम का या पोटेशियम का, व्हाट इज द मेथड टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज एन एटम ऑफ एन लिथियम या सोडियम या पोटेशियम, किसी भी एलिमेंट का बेटा, व्हाट इज द मेथड। तो आंसर क्या है बेटा, इसका बेस्ट मेथड है एटॉमिक स्पेक्ट्रम बेटा। ठीक है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज अ मेथड टू डिटरमाइन कि वो एटम किसका है, किस एलिमेंट का एटम है, स्पेक्ट्रम बेटा, राइट। आप ऐसे सोचिए कि क्या है, ठीक है ना, राइट। जैसे विदेशों में क्या होता है, सभी का डाटा पुलिस वालों के पास रहता है, तो कोई क्या करता है, चोरी करता है या क्या होता है, कुछ होता है, तो वो डाटा उससे मैच करते हैं, फिंगरप्रिंट उससे मैच करते हैं। तो फिंगरप्रिंट जब मैच करते हैं या कुछ करते हैं, तो वो पता लगा लेते हैं ये फिंगरप्रिंट इस फला फला आदमी के हैं। ठीक है ना, राइट, सो आदमी के हैं। ठीक है, राइट। तो होगा क्या, यहाँ भी ऐसी है, जब आप क्या करेंगे, किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम आप देखेंगे, तो फोटोग्राफिक जो स्क्रीन रहेगी उस पर कुछ लाइनें आ जाएंगी, और हमें क्या करेंगे, हमारे पास पहले से डाटा मौजूद है, उस डाटा को हम क्या करेंगे, उनसे मैच कराएंगे 118 एलिमेंट्स, तो जिससे उसका मैच कर जाएगा बच्चों, ठीक है ना, वही एलिमेंट का एटम होगा, वो क्या होगा, उसी एलिमेंट का एटम होगा। तो हर एटम का बेटा, हर एटम का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है वो अलग होता है, वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसको, एलिमेंट्स को। सो दिस इज द बेस्ट मेथड या सुटेबल मेथड टू आइडेंटिफाई द एटम। तो कभी पूछ ले हाउ वी आइडेंटिफाई द एटम, तो आंसर है बेटा थ्रू एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है।
तो बच्चों प्लीज बेटा, हाँ ठीक है, ये जो भी हमने अभी तक किया है बेटा, हमने बोर मॉडल कंप्लीट किया है, ठीक है राइट। तो वो प्लीज उसके नोट्स रिवाइज कर लेना, और मैं आज या कल आपको एक डीपीपी दूंगा बेटा, बेस्ड ऑन बोर मॉडल। पहला वाला प्लीज कर लेना सभी लोग, पता नहीं करा है कि नहीं करा है, रिद्धि ने तो नहीं किया है, ठीक है राइट, सबको बताना पड़ेगा बेटा, हाँ ठीक है राइट, ठीक है। तो प्लीज बेटा सभी लोग करेंगे, हाँ करना वो जरूरी है, नहीं करेंगे, अंशुमन ने किया है, ठीक है राइट, या और बच्चों भी प्लीज करिए उसको बेटा, हाँ ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तभी कमांड आएगी आपको, और कमांड आएगा बेटा तभी क्या बनेगा, हमारे नंबर भी ज्यादा आएंगे बेटा, ठीक है राइट। तो प्लीज बेटा टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है राइट, क्लियर है बेटा, ठीक है राइट। तो मैं आज डीपीपी दूंगा आपको बोर मॉडल का बेटा, तो उसको भी कंप्लीट करिएगा, ठीक है ना राइट, बट पहले रिवाइज करिएगा नोट्स, उसके बाद कंप्लीट करिएगा बच्चों, ठीक है राइट। और टिल टेस्ट में बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा सेकंड चैप्टर में, और फर्स्ट चैप्टर में आएगा कहाँ तक, पहले उससे तक क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले पहले बेटा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, बाय बच्चों, गुड इवनिंग बेटा, थैंक यू बेटा।